aspirants, welcome to Sunya PCS. So as you all know that BPSC prelims examination is scheduled on 12th of February. So समय काफ़ी कम है and with this perspective in mind, Sunya PCS team has decided to provide you the highly enriched content and that too within minimum duration. So that means we will try to complete your BPSC prelims syllabus within 55 to 60 hours. And apart from that, I will be taking your science and tech classes. अगर आप जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स फ्रॉम करंट अफेयर. लेकिन करंट अफेयर की बात करेंगे तो परसेंटेज काफ़ी कम है, तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द जनरल साइंस पोर्सन. चलिए थोड़ा सा पेपर्स को देखते हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं. अगर जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे, सो जनरल साइंस में 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस. दैट मीन्स 20% जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जनरल साइंस से क्वेश्चन से पूछे गए थे. इसलिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा हम लोग जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस को देखते हैं. नेचर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट पीसीएस की अगर हम तैयारी करते हैं तो स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना. सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है एटलीस्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें. देखिए हम लोग जो हमने जो डिसाइड किया है जनरल साइंस को हम कोशिश करेंगे विद इन 10 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए. फिजिक्स 3 आवर्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स एंड बायोलॉजी आपके 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलिए थोड़ा देखते हैं नेचर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो क्योंकि अभी हम लोग जो है फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं तो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द क्वेश्चंस क्या है. ठीक है ना, तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट की, अगर हम बात करेंगे सो मेजरमेंट चैप्टर में से जो है जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट एंड मोशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर क्या है. प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है समझना. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो है वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. वेव्स आपको समझना है कि वेव्स 2 प्रकार के होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसवर्स वेव होते हैं. एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया कि लाइट कौन सा वेव है. लाइट आपका कौन सा वेव है, तो लाइट आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, मैग्नेटिक वेव है. अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. यहाँ तक कि समटाइम जो है क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं साउंड कौन सा वेव है, तो साउंड आपका जो है इट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल वेव है. लॉन्गिट्यूडनल वेव है. और वाटर्स की अगर बात करें, वाटर्स में जो वेव प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से वेव होते हैं, तो वो आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछ दिए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स क्या है, विजिबल लाइट रेंज क्या है, ये सारी चीज़ जो है आपसे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. और साथ में जो है उसके बाद हमें देखना थोड़ा सा जो है एग्जामिनेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपके जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में उतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, और न्यूक्लियर
फिजन क्या होता है। अगर हम बात करेंगे जो पावर प्लांट में जो एनर्जी, अभी अगर हम बात करेंगे कुन्नाकुलम पावर प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ पे पावर जनरेटेड कौन सा प्रोसेस से हो रहा है, सन में जो पावर जनरेट होता है वो किस प्रोसेस से हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे लाइट से रिलेटेड भी जो है, लाइट चैप्टर जो है लाइट, तो लाइट से चैप्टर से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे रिगार्डिंग कनकेव मिरर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा थोड़ा सा फैक्चुअल है यहाँ पे क्वेश्चंस, फैक्चुअल के साथ साथ में जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डोंट वरी, हम लोग जो है जैसा जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से हम जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स हम जो है कोशिश करेंगे कि तीन घंटे में आपकी कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम स्टडी करेंगे। इज इट ओके? सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट, ठीक है, इज इट ओके? तो चलिए, सो सबसे पहला जो चैप्टर है इट्स योर मेजरमेंट। सो मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू नोन क्वांटिटी इज नॉट इज मेजरमेंट, है ना। अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मेजरमेंट में क्या मतलब होता है, सपोज ये है, इसको आपको मेजरमेंट करना है तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या अननोन है। इस अननोन चीज़ को अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। स्केल क्या है, स्केल आपका क्या है, स्केल जो है आपका नोन क्वांटिटी है, उसमें आपको पता है उसका लेंथ है, उसकी मेजरमेंट क्या है। तो कहने का मतलब ये है जब अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी, उसे आप क्या कहते हैं, मेजरमेंट। जब कोई भी चीज़ को आप मेजरमेंट करते हैं, सपोज इसका हम लोगों ने लेंथ मेजरमेंट किया तो लेंथ क्या निकला, 5 मीटर निकला सपोज। इसमें जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये क्या है आपका नॉन क्वांटिटी हो गया। इस नॉन क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसलिए देखिए अगर हम मेजरमेंट कहते हैं तो मेजरमेंट करते समय दो चीज़ें मिलती हैं हमें। एक क्या मिलता है, सपोज इसका मेजरमेंट क्या निकला, इसका मेजर निकला आपका 5 मीटर निकला, तो 5 मीटर में 5 मीटर, 5 क्या है आपका, 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। इज इट ओके? मीटर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया, ठीक है। ओके चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, जो क्वांटिटीज आप मेजरमेंट कर सकते हो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटी को आप मेजरमेंट कर सकते हो उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे आपके क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी दो होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती है। ये बेसिकली फंडामेंटल इन नेचर होते हैं। ये आपके 7 ही नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये सर आपके क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे स्पीड की अगर हम बात करेंगे, स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं बताइए जरा, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन स्पीड। स्पीड को जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है, स्पीड होता है आपका। तो स्पीड देखिए, डिस्टेंस को मेजरमेंट कीजिएगा आप लेंथ में मेजरमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। टाइम को मेजरमेंट किस में कीजिएगा, टाइम आपका टाइम ही है। तो ये दो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों क्या आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें तो आपका क्या निकल रहा है, तो आपका स्पीड निकल रहा है। स्पीड क्या हो गया आपका, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। स्पीड क्या हो गया आपका, डिराइव, ठीक है ना। इज इट ओके? ये क्या हो गया, स्पीड हो गया आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए आप, एक और एग्जाम्पल को फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो देखिए ये इंटू इक्वल टू मास, वेलोसिटी क्या हो गया, फिर वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो फिर वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी जो है आपका
अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं आप, पहले से भी टाइम था यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या निकल गया, मास इनटू डिस्टेंस टाइम स्क्वायर निकल गया है ना। तो ये सब आपके क्या है, ये सब सारे आपके क्या है फंडामेंटल। मास क्या है, मास आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस लेंथ, लेंथ क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम आपका क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे ये इसको आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप जो है किसको निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स आपका क्या हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इज इट ओके? एक चीज़ को और याद रखिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो आपके डिराइव यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इज इट ओके? चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया होगा दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली इन मैग्नीट्यूड, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। वही वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सपोज ये है, ठीक है ना, ये यहाँ पे है। सो डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस आपका ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी होगा। ये होगा पूरा आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ आपको किसकी ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। वही अगर आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ की अगर हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या आपको मैग्नीट्यूड तो देखने को मिल ही रहा है, साथ साथ में डायरेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सपोज इसका लेंथ, इसकी कितना डिस्टेंस होगा, सपोज 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, उसके बाद इसका डायरेक्शन भी तो है। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही जो है ज़रूरत है। इस कारण से डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। उसी प्रकार से याद रखिएगा स्पीड जो होता है, स्पीड, स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। और वही अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर क्या है, तो देखिए प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स की अगर हम बात करेंगे, फोर्स क्या है, फोर्स आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी की फोर्स मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो मास, एक्सीलरेशन क्या, एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इस कारण से फोर्स आपका क्या है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो, लेकिन अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है
तो आपका जो है प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया। देखिए प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो पास्कल्स लॉ की अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा पास्कल्स लॉ से अगर इसको हम डील करते हैं तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है, अगर पास्कल्स लॉ ये कहता है, ठीक है ना, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है ना, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है ना, इट विल गेट ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, ये आपका हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट मीन्स हर एक एटम विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस। इसी कारण से जो डायरेक्शन हम पता नहीं कर पाते, इसलिए फोर्स जो है आपका क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज, ठीक है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो हमने अभी देखा था कि जो आपके फंडामेंटल, अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं आपके डिराइव यूनिट्स होते हैं। देखिए सो देयर आर फोर मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर हम बात करेंगे सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, मास को आप ग्राम में मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम को जो आप सेकंड में मेजरमेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे एफपीएस है, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में, एमकेएस सिस्टम है, एंड फाइनली वी हैव एसआई सिस्टम। देखिए बाकी सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, एफपीएस सिस्टम की बात करेंगे, एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ तीन ही आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट किया जाए। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या होगा आपके, हमने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो सातों के साथ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है सबके यहाँ पे यूनिट से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, आपका एम्पियर है। टाइम की बात करेंगे, टाइम का सेकेंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, मोल है। मास की बात करेंगे, किलोग्राम है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो क्या है, कैंडला है, ठीक है। इज इट ओके। सो अब हम लोग थोड़ा डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है, अगर डायमेंशन एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे, सो अब देख सकते हैं, अगर हम डायमेंशन एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, सो डायमेंशन एनालिसिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। द डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूमेरिकल मल्टीपल्स एंड कांस्टेंट्स and all the quantities in the world can be expressed as a function of fundamental dimension। देखिए डायमेंशन एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे, देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। लेंथ जो है, लेंथ का डायमेंशन हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एल। मास को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डायमेंशंस है, ठीक है ना। अब इसी से आप देखिए, इसी डायमेंशन से सारी चीज़ का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1, ठीक है ना, एल टी इनवर्स 1। उसके बाद अगर फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। चलिए मास को तो आपने लिख लिया, एम होता है। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। इसका एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या होगा इसका, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एल टी इनवर्स 1 बाय टी। तो क्या होगा आपका एम एल टी इनवर्स 2, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। इज इट ओके, एम एल टी इनवर्स 2, क्लियर है। ये हो गया आपका फोर्स, ये किसका हो गया, फोर्स का हो गया, क्लियर है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा डायमेंशन एनालिसिस में एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है,
कि किसी जैसे एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को आप बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है, ठीक है ना। उसके बाद वर्क की भी बात करेंगे तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आप किसी के सब यहाँ पे क्या मोर और लेस सभी एनर्जी है तो सबका डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशंस विल बी सेम। डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस विल बी सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन विल बी सेम होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे सपोज काइनेटिक एनर्जी का आप निकालिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस निकालिएगा हाफ mv²। याद देखिएगा डायमेंशंस निकालते समय हमें जो है जो भी आपकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, वो हमें कंसीडर नहीं करना होता है। तो क्या होगा m, इसका क्या होगा l t इनवर्स 1, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका m l² t इनवर्स 2। ओके, दिस इज व्हाट डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का निकालिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, mgh होगा। mgh मतलब देखिए मास, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l t इनवर्स 2 होता है। और हाइट मतलब क्या होगा, हाइट मतलब लेंथ होता है, तो l होगा, क्या होगा देखिए m l² t इनवर्स 2। ओके, उसी प्रकार से अगर वर्क की अगर हम बात करेंगे, वर्क, तो वर्क का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स में क्या, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस। मास का क्या होगा m, एक्सीलरेशन का क्या होता है l t इनवर्स 2, डिस्टेंस से क्या होता है l, तो क्या होगा आपका m l² t इनवर्स 2। तो याद रखिएगा, जैसे अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क एनर्जी हो, स्प्रिंग एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, ठीक है ना। एनर्जी मतलब अगर डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो एनर्जी मतलब मोर और लेस दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन। इज इट ओके, चलिए। सो डायमेंशन एंड अब हम लोग मोशंस की बात करेंगे, मोशंस एंड डिस्क्रिप्शंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। मोशंस एंड डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो देखिए मोशंस की अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा मोशन में हमें दो चीज़ याद रखने की, जो याद रखिएगा मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। मोशन की अगर हम बात करेंगे, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। क्या होता है, रिलेटिव इन नेचर। मोशन हमेशा रिलेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, टू डिफाइन एनी मोशन वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज वाई इट इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। टू डिफाइन एनी मोशन, डिफाइन एनी मोशन, frame of reference is needed, frame of reference is needed, frame of reference की जरूरत पड़ती है ना। that is why motion is relative in nature। suppose आपसे अगर पूछा जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ की अगर हम बात करेंगे, अर्थ जो है इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसका अगर हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। हम लोग अगर अर्थ को अगर आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपका अर्थ है, सपोज इसको अर्थ को देखते हैं, आपकी अर्थ जो है आपका वेस्ट ईस्ट तक मूव कर रहा है, तो यू आर ऑब्जॉर्विंग, आप कहाँ से अर्थ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, अर्थ को आप जो है नॉर्थ पोल से ऑब्जॉर्व करें, इसलिए अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप वही अगर साउथ पोल से देखते हैं तो अर्थ आपका ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। इसलिए याद रखिएगा मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, ये कभी आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे और आप देख सकते हैं, एक अगर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, सपोज, ठीक है ना, ये आपका बस है, ठीक है ना, ये सपोज बस है, इट इज़ यहाँ पे आपका क्या है, एक सपोज
समवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है ना, ये आपका कोई एक ट्री है, सपोज ये आपका ट्री है। अब इस बस की स्पीड कितनी है, बस जो है आपका 30 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्पीड ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ट्री कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा। फर्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, कि ट्री तो स्टेशनरी तो कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन सपोज़ यहाँ पे एक और बस है, सपोज़ मान के चलिए यहाँ पे जो है एक और बस है, इस बस की स्पीड कितनी है, ये भी स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। ये बस सपोज़ ए है, ये बस सपोज़ बी है। अब आपसे सेकेंड नंबर में क्वेश्चन पूछा गया स्पीड ऑफ बस ए विथ रिस्पेक्ट टू बस बी क्या होगा बताइए। स्पीड ऑफ बस ए विथ रिस्पेक्ट टू बस बी क्या हो गया आंसर इसका 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से मूव करे, अभी 30 किलोमीटर पर आवर से मूव करे तो क्या होगा स्पीड आपका 0 हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा मोशन जो होता है फॉर डिफाइनिंग एनी मोशंस क्या होता है, हमें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मोशन इज़ ऑलवेज क्या होता है, मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया तो मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, ठीक है, इज इट ओके। चलिए सो देखिए टाइप्स ऑफ अगर मोशंस की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अगर मोशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला मोशन क्या है, पहला आपका क्या है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। कोई मोशन अगर आपका स्ट्रेट लाइन में है तो उससे हम क्या कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है मोशंस ऑफ स्प्रिंटर्स इन ए रेस, ठीक है ना। और आपका अदर एग्जाम्पल है मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ पैरेड। दूसरा अगर दूसरे की बात करेंगे तो क्या है आपका सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट दे ऑलवेज रिमेन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन। जैसे अगर हम मोशन ऑफ फैन की बात करेंगे, ठीक है, फैन तो ये आपका फैन की ब्लेड्स है, ठीक है ना। तो क्या दे ऑलवेज रिमेन सेम फ्रॉम ए फिक्स डिस्टेंस, इसलिए इसमें क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, तो मोशन इन विच द पार्टिकल अटेन्स इट नेचुरल पोजीशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इससे हम क्या कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल क्या पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ पेंडुलम, ये क्या है आपका पेंडुलम जो है एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। देखिए कुछ पॉइंट्स है याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्मॉलर होगा इक्वल टू डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, कभी भी डिस्टेंस आपको बड़ा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया इस केस में आप इस केस को देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये है तो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा, जब आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन में क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ देखिए अगर सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया था, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, फिर इस पॉइंट से स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ है ना, डिस्टेंस क्या हो गया, पूरा आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ट्वाइस पाई आर से। इस केस में क्या है, जब अगर हम बात करेंगे मोशन इन सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इज इट ओके। चलिए देखिए फोर्स एंड मोशन की बात करें तो फोर्स क्या होता है, ए फोर्स इज ए
पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के तौर पे हम लोग बात करें तो पुल और पुश इक्वल फोर्स होता है, लेकिन फोर्स के लिए हमें याद रखिएगा देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, है ना, देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। और फोर्सेस तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका इंटरेक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस आपके दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, अगर दो सरफेसेस की बात करेंगे दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और एक होता है फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन डिस्टेंस। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका एग्जांपल क्या, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है एंड आपका स्प्रिंग फोर्स है। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस की बात करेंगे, जो काफ़ी डिस्टेंस से फोर्सेस एग्जिस्ट कर, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम बात करेंगे हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये आपका क्या है, सपोज ये आपका मून है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मून जो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है, आपको मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, क्या, दिस आर द एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, ठीक है ना। चलिए बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स दैट इज एक्टिंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है ना, डायरेक्टेड। लेकिन वही अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द सेंटर, याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपका रियल फोर्स है, ये आपका क्या है, रियल फोर्स है। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, अपरेंट फोर्स है, अपरेंट फोर्स है, या इसे हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा एप्लीकेशंस को समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है हमेशा आपका एप्लीकेशन। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे, वॉशिंग मशीन जो है इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन जो है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ओके चलिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम लोग, इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे, वॉशिंग मशीन में आपका जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा कि मिल्क से जो क्रीम सेपरेट किया जाता है, क्रीम इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क किसके कारण से, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण। किसके कारण से, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण, ठीक है ना, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इज इट ओके, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पीसीएस में। ओके चलिए अब इनर्शिया की बात करेंगे। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, देखिए इनर्शिया की अगर हम बात करेंगे तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कहने का मतलब इनर्शिया क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना।
ये देखिए मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं, देखिए मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना, मेजर ऑफ इनर्शिया। सपोज इसका एग्जांपल देखिए, इनर्शिया में हमने देखा है कि दो प्रकार की इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखिए, सपोज ये आपका एक बॉक्स है, बॉक्स ए है, और सपोज यहाँ पे बॉक्स बी है। बॉक्स ए की अगर वज़न की बात करेंगे तो 10 kg है और इसका जो है 500 kg है। अब मुझे बताइए दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका ज़्यादा है, 500 kg वाला बॉक्स का ज़्यादा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट या 10 kg का ज़्यादा है। ऑब्वियसली 500 kg का ज़्यादा है, क्यों, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसलिए लिखा गया है कि इनर्शिया जो है मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन है। सपोज एक कोई अगर साइकिल चला के आ रहा है, साइकिल चला के उसे आप रोक दीजिएगा, कोई अगर ट्रक चला के आ रहा है, ठीक है ना, उसे आप रोक नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इज इट ओके। चलिए अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब यह है, ध्यान से देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो कहने का मतलब ये कि बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट भी रहेगा और अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन भी रहेगा जब तक वहाँ पे किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे ही आप मान के चलिए कि बॉडी है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक बॉडी है सपोज, ठीक है ना, ये बॉडी क्या है, सपोज इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है ये बॉडी। जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी आपका एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट विल मेंटेन इट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, जब तक यहाँ पे किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप तभी डिस्टर्ब कर सकते हैं जब आप यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कीजिएगा। जब आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा बॉडी आपका मूव कर जाएगा, लेकिन जब तक आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा ये क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा। उसी प्रकार से कोई अगर बॉडी जो कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक वहाँ पे किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो उसके अनुसार तो अगर एक एग्जांपल देखिए उसके अनुसार क्या होता है, सपोज अगर हम यहाँ पे एक रोड पे या घर पे एक बॉल रोल करते हैं, एक बॉल को रोल कर देते हैं, ठीक है ना, इस बॉल को रोल कर देते हैं मतलब बॉल किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बॉल जो है कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद बॉल रुक जाता है। भाई अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार हम बात करेंगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो यही कहता है ना कि अगर बॉल अगर जो है बॉडी एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर बॉल को हम रोल करते हैं सड़क पे या फिर घर पे, ठीक है ना, फ्लोर पे, तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसी प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस बॉल की अगर हम बात करेंगे तो बॉल में आपका कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बॉल पे अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से फोर्सेज है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रिक्शनल फोर्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका फिर एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। ये दो आपके फोर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों फोर्स एक्ट करते रहते हैं। इसी कारण से जो बॉल जो है कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, इज इट ओके। चलिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। देखिए तो व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स पैसेंजर सिटिंग और स्टैंडिंग इन द बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अगर बस जो है स्टार्ट हो जाता है तो ऐसा क्यों, देखिए बस जब स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स ए पैसेंजर सिटिंग और स्टैंडिंग इन द बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। रीजन क्या है, देखिए रीजन की अगर बात करेंगे तो देखिए जो आपका ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी की बात करेंगे तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या, इट इज कनेक्टेड टू द बस, इट इज कनेक्टेड टू द बस, ठीक है ना। इसलिए लोअर पोर्शन अगर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है
ये आपका कनेक्टेड, लेकिन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है, जब आप बस स्टार्ट करते हैं तो बॉडी अपना जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है, ये आपका पीछे चला जाता है, ठीक है ना। वही आपका सेम आपका देख सकते हैं कि जो व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर सिटिंग और स्टैंडिंग इन द बस आर थ्रोन फॉरवर्ड टू मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम मतलब क्या था, मोमेंटम मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आपका मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हम जो है बात करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल सी बात करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है F इक्वल्स टू ma फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। जब कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है अगर जिसका मास आपका m है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा F, तो बॉडी जो है वो आपका क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है ना। तो न्यूटन आपका ये सेकेंड लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ये आपका मास हो गया, जो एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन में तो क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, m v2 माइनस m v1 अपॉन चेंज इन टाइम लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ m v क्या है, आपको याद होगा अभी हम लोगों ने देखा है मोमेंटम होता है, मोमेंटम है रेट ऑफ मोमेंटम, इसलिए फोर्स को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके। एप्लीकेशंस की बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के, तो जो एप्लीकेशंस जो है, व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल वाई डज ए फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। क्यों फील्डर अपना हैंड को जो है पीछे कर लेता है, रीज़न क्या होता है, देखिए हैंड इसलिए पीछे कर लेता है ताकि अगर देखिए अगर फोर्स को हमने देखा, फोर्स को अभी हम लोगों ने देखा, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। इसका मतलब जो है m2, ठीक है ना, टाइम। तो देखिए अगर हाथ को हम लोग पीछे करते हैं सपोज हाथ को, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। टाइम ड्यूरेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका क्या होगा, जब ये बड़ा हुआ वैल्यू से आपका ये अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा, फोर्स आपका कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल रिड्यूस। दैट मीन्स उस बॉल को कैच करने के लिए आपको जो है कम फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कारण से आपका हाथ में कम चोट लगेगा, ठीक है ना। इज इट ओके। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे तो आप सभी को पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है काफ़ी। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है, न्यूटन इन हिज थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी कोई भी आप चीज़ कीजिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो किसी भी देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इफ एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे विल कंस्टिट्यूट अ बैलेंस फोर्स एंड बॉडी विल नॉट मूव। देखिए अगर हम कहने का मतलब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ की जो न्यूटन थर्ड लॉ जो है याद रखिएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite reaction, ठीक है ना, opposite reaction for every action that equal and opposite reaction. Is it okay? ठीक है, चलिए for every action there is equal, for every action there is equal and opposite reaction,
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्या होगा, एक एक्शन फोर्स होगा, एक इक्वल एंड रिएक्शन फोर्सेज होगा। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो आपके दोनों अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। सपोज देखिए, अगर एग्जांपल समझेंगे हम लोग, अगर न्यूटन थर्ड लॉ को सपोज आप वॉक करते हैं, आप क्या करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फुट, सपोज ये आपका फुट है, तो फुट है, यू आर अप्लाइंग एक्शन फोर्सेज। यहाँ पे आप जो है एक्शन फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका एक्शन फोर्सेज, ग्राउंड इन रिटर्न जो है वो आपको क्या देगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा, वो आपको क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है दोनों आपके अलग अलग बॉडीज, दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते समय क्या करते हैं आप, जो आपका हैंड जो है, अगर हैंड की बात करेंगे, हैंड से आपका क्या करते हैं, वाटर को पुश करते हैं, वाटर को पुश करते, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक्शन फोर्स हो गया। लेकिन वाटर जब आपको पुश करते तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका रिएक्शन फोर्सेज हो गया, ठीक है ना। सो ये सब आपको एक एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक कि अगर हम जो है किसी लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करें, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल की अगर हम बात करेंगे, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल में क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके फ्यूल होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं। जब इस प्रोपेलेंट्स को बर्न किया जाता है, तो प्रोपेलेंट्स को बर्न किया जाता है तो यहाँ पे क्या निकलते हैं, आपके एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं। यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड से निकल रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, एक्शन फोर्सेस होगा। और इसी के अगेंस्ट आपका जो है क्या फोर्सेस जनरेट होता है, रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होता है, जिससे कारण से जो है ये आपका स्पेस व्हीकल जो है टेक ऑफ कर पाता है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। सो नाउ वी विल स्टडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शनल फोर्सेस होते क्या हैं। फ्रिक्शन occurs whenever the two surfaces rub each other. Friction is a force that always oppose motion. देखिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते, सपोज ये एक आपका सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। सपोज ये एक बॉक्स है एंड इट इज़ बॉक्स और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज होती हैं। ये दोनों सरफेस के जो इरेगुलरिटीज हैं, दे आर लॉक्ड, ठीक है ना। ऐसी इरेगुलरिटी से कारण एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होते हैं। अब देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने एक केस स्टडी को हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज ये एक सड़क है, ये आपका बाइक है, नाउ दिस इज योर बाइक है आपका, ओके। बाइक जो अभी मान के चलिए इसका पेट्रोल खत्म हो चुका है और स्टेनलेस स्टील कंडीशन में है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो बाइक के जो टायर की जो इरेगुलरिटीज जो है, इट इज लॉक्ड विद इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या है, अभी आपका स्टैटिक कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा फ्रिक्शन जनरेट होगा, इस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें, जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास हेवी बाइक है, बुलेट है या फिर आप कह दीजिए पल्सर है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, जब आपके बाइक के पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, और बाइक स्टेनलेस स्टील कंडीशन में है, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप बाइक को जो है मूव कर सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब बाइक आपका स्टेनलेस स्टील कंडीशन में रहता है उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करते हैं उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आपको पता है काफ़ी अधिक होता है। उसके बाद जब बाइक आपका रनिंग कंडीशन में आ जाता है, बाइक जो है आपका रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज बाइक आपका जो है इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स याद रखिएगा, इट इज़
फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना, इट इज ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक है, इस फ्रिक्शन को जो कहते हैं, इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी आपका मोशन में आ जाता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्ट करते हैं उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा फ्रिक्शनल फोर्सेज अधिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक होता है, तभी तो बाइक जब स्टैंडस्टिल कंडीशन में रहता है आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है, तभी आप जो है बाइक को मूव कर पाते। तो याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, सपोज पहले के समय में क्या होता था, जब हम ट्रेन वगैरह से उतरते थे तो हमारे पास लगेज हुआ करता था, ठीक है ना, कोई लगेज हुआ करता था, हम पैसा देना चाहते नहीं थे कुली वगैरह को, तो हम क्या करते हैं, लगेज को जो है घसीट के लेके आते थे, लगेज को क्या करते थे हम घसीट के लेके आते थे, ऐसे करके टान के लेके आते थे। तो ये पूरा सरफेस एरिया जो है टच में रहता था, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते थे। तो स्लाइड करते समय में भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना रहता था। फिर अभी आज का डेट में क्या है कि आज के डेट में आपके पास क्या है कि रोलिंग बैग है ना, आज के डेट में आपके पास क्या है, रोलिंग बैग है। रोलिंग में क्या होता है, सिर्फ देखिए रोलिंग में रोलर्स लगे होते हैं, सिर्फ ये पॉइंट कॉन्टेक्ट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये जो फ्रिक्शन, सपोज आपका बैग को आप इस दिशा में लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब बताइए कौन सा फ्रिक्शन अधिक होगा, ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपका कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन योर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। इज इट ओके? ठीक है, ये आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गए फ्रिक्शन के। अब देखिए अगर फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो एप्लीकेशंस की बात करेंगे, फ्रिक्शन की कौन कौन से एप्लीकेशन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर फ्रिक्शन ना होना तो हम जो है सरफेस पे चल भी नहीं पाएंगे। सपोज मान के चलिए कि फ्लोर है और फ्लोर पे जो है ऑयल गिरा हुआ, कैन यू वॉक? यू कैनॉट वॉक, आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, ठीक है ना। तो वॉकिंग करने के लिए भी आपको सर्टेन फ्रिक्शंस की जरूरत होती है। यहाँ तक कि देखिए हम बाइक जब चलाते हैं, बाइक के टायर्स की बात करेंगे तो टायर्स की जो ग्रूविंग जो होती है जब घस जाती है तो क्या होता है, हम बाइक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक सही तरीके से लग नहीं पाता, बाइक जो है स्किड कर सकती है। इसलिए ब्रेकिंग के लिए भी हमें जो है फ्रिक्शंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन एसेंशियल होता है। यहाँ तक कि जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वहाँ पर हम चौक से जब लिखते हैं तो वो भी किस प्रकार से लिख पाते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग लिख पाते हैं। फ्रिक्शन जो है काफ़ी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन इज एन एसेंशियल इविल कह सकते हैं आप लोग। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो मशीनरीज की बात करेंगे तो मशीनरीज जो है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो है कम हो जाती है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। ये सब आपके डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टडी कर चुके हैं। और वर्क एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मान के चलिए अगर आप वर्क की अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। याद रखिएगा डिस्टेंस का क्या रखेगा, डिस्टेंस जो होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या कहते हैं, एफ डी डिस्टेंस कॉस थीटा, ठीक है ना। एंगल दोनों के बीच में ये आपका निकाला जाता है, याद रखिएगा।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है सपोज मान के चलिए कि एक पर्सन है, वो अपने सर के ऊपर में 100 kg वजन लेके खड़ा है, ही इज़ वेटिंग, ठीक है ना, लेकिन कुछ कोई डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस में कोई मूव ही नहीं किया तो इसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, इज इट ओके। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। एनर्जी मतलब क्या होता है, द टोटल वर्क दैट अ बॉडी कैन डू इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी। हम याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट अ बॉडी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन और वर्च्यू ऑफ इट मोशन, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन, क्या होता है, पोजीशन के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन, ऑफ इट्स पोजीशन के कारण, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट किस फॉर्मूला से किया जाता है, mgh से किया जाता है, ठीक है ना। वही अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वह वर्च्यू ऑफ इट मोशन, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है, वर्च्यू ऑफ इट मोशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है ना, हाफ mv² इसे कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए एक एनर्जी कन्वर्जन, एक एनर्जी हम लोग कन्वर्जन प्रोसेस को देखते हैं, एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को देखते हैं हम लोग, एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन। सपोज ये हिल है, ये हिल है, यहाँ पे मान के चलिए कोई झील है, पानी गिर रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे क्या है, आपका वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर, इस वाटर के अंदर क्या है, इस वाटर के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है, इस वाटर के अंदर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। और क्यों वाटर के अंदर में, क्योंकि मान के चलिए यहाँ ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ तो ये हाइट, इस हाइट पे वाटर है ना, इस हाइट पे वाटर है, बिकॉज ऑफ दिस हाइट, इस हाइट के कारण होने से क्या है, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी, जब इस वाटर को रिलीज करेंगे तो यही आपका क्या करेगा, वर्क डन परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, देखिए इस वाटर का आपने रिलीज किया, इस वाटर का आपने रिलीज किया, जब रिलीज किया तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है, यहाँ पे आपका टरबाइन होता है, यहाँ पे आपका क्या है, टरबाइन होता है। तो वाटर का आपने रिलीज किया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, ये वाटर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इस ब्लेड को रोटेट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फिर क्या जनरेट होगा, इससे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इज इट ओके, चलिए क्लियर। पावर की बात है, पावर का मतलब क्या, पावर मतलब सिंपल होता है, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। पावर मतलब क्या होता है, पावर की अगर बात करेंगे तो पावर मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम टेकिंग। ये एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट। और कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके, चलिए अब फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूटन सर, नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पास जब सेव गिरता है तो लोग उसे क्या करते हैं, खा लेते हैं। लेकिन सोचिए न्यूटन के इंटेलेक्चुअलिटी लेवल को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा हो तो सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या क्या है, ऐसा कौन सा, ऐसा क्या है जिसके कारण से एप्पल जो है इट इज़ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपका स्पेस में नहीं जा रहा है। और उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, स्टडी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो कि ये कहता है every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हम दो बॉडी है, मास m1 है, मास m2 है, ठीक है ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d है। तो न्यूटन ने कहा, इसमें देखिए न्यूटन की अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहा गया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ द बॉडी, m1 मासेज है और m2 मासेज है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना।
तो दोनों अगर कंबाइन कर लेते तो क्या निकलेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses of the product of the masses of body and inversely proportional square to the distance between them। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो इसको क्या हमें जो है कांस्टेंट रखना पड़ता है। कांस्टेंट क्या है, जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। जी क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए, ये इसकी जो वैल्यू जो है इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में जो है इसकी वैल्यू सेम है। और इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट किया गया था, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू जो है इट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश के द्वारा कैलकुलेट किया गया। इसका वैल्यू कितना है, ये आपका वैल्यू है, ठीक है। इज इट ओके। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हमने स्टडी किया तो ही हमें पता चला कि अगर हम देखें कि अगर डिफरेंट प्लैनेट्स को देखिए, ठीक है ना, अगर मून को देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन की मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ जो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है ना। इज इट ओके। चलिए, फ्री फॉल का मतलब क्या था, फ्री फॉल का मतलब होता है सपोज ए बॉडी दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब होता है ए बॉडी, सपोज ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। एंड सपोज ये बॉडी है, इट इज फॉलिंग, क्यों गिर रहा है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ठीक है ना। इफ ऑल अदर फोर्सेज आर नेग्लेक्टेड, इफ ऑल अदर फोर्सेज आर नेग्लेक्टेड, अगर हम लोग बाकी सारे फोर्सेस को अगर नेग्लेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ हम लोग एक ही फोर्स को कंसीडर करते हैं ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, से हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। आप सभी लोग को पता होगा इसका जी से इसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एन ऑब्जेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अंडर फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है ना, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी इट विल बी अट्रैक्टेड टू द अर्थ। इसका सिंपल सा मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल कंडीशन होना चाहिए, अंडर फ्री फॉल कंडीशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी it will fall towards the earth with an acceleration called acceleration due to gravity। देखिए, अगर सपोज मान के चलिए कि अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस है। यहाँ से सपोज एक बॉडी ड्रॉप होती है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज आने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सपोज यहाँ पे टोटल गिरने में इसको 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बता सकते हैं कि बिफोर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी स्पीड कितनी रहेगी। देखिए, जी का वैल्यू, जी का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड। तो इसका मतलब जो है एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड में, कितना प्रत्येक सेकेंड जो है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कितना, सपोज सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यहाँ 40, 50। तो लगभग जो यहाँ पे गिरने का पहले इसका स्पीड कितना रहेगा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हर एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है। दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज़ हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि जी के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। सपोज जी के वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, अर्थ सरफेस है मान के चलिए,
ये क्या है, अर्थ सरफेस है, इसका मास कितना है, m है। ये बॉडी है सपोज, इसका मास है m। ये आपका किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा है, g से गिर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण जो एफ जी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास m कैपिटल M स्मॉल m एंड डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, सपोज ये r हो गया सपोज, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये d है, ये कितना है d है, तो क्या होगा r प्लस डी स्क्वायर। अब d देखिए d जो है ये काफ़ी कम है, d जो है काफ़ी कम है, रेडियस के मुकाबले d को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एफ जी क्या होगा, एफ जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी मतलब क्या होता है, मास फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, जी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल हो गया। जी का वैल्यू क्या निकला, जी का वैल्यू निकला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज़ को देखने कीजिए, जी क्या है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसलिए जी का वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जी का वैल्यू जो है इट इज़ वेरिएबल एट द इक्वेटर एंड द पोल, याद रखिएगा, इट इज़ वेरिएबल, थोड़ा सा वेरिएबल, इट इज़ वेरिएबल एट इक्वेटर एंड पोल्स। किस प्रकार से, देखिए अर्थ का अगर हम लोग शेप को कंसीडर करते हैं, अर्थ का अगर हम लोग शेप को कंसीडर करते हैं, तो अर्थ का शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है ना। देखिए अर्थ का शेप किस प्रकार से, इस प्रकार से, अर्थ जो है आपका फ्लैटन एट द टॉप है, अर्थ क्या है, फ्लैट एट द टॉप है। देखिए ये रेडियस r होगा, r1 है, ये रेडियस क्या है, r2 है। देखिए फ्लैट है तो क्या होगा, r2 जो रेडियस है वो आपका कम हो जाएगा r1 से, क्योंकि फ्लैट है। तो r2 जब कम हो जाएगा तो g एट पोल्स क्या होगा, g एट पोल्स क्या होगा, जी एम अपॉन आर टू स्क्वायर, आर पोल्स स्क्वायर। r2 क्या है, छोटा है, ये फ्लैट है, r2 छोटा है तो क्या होगा, ये छोटा है तो जी पोल्स क्या होगा, जी एट पोल जो है वो आपका ग्रेटर होगा जी एट इक्वेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, थोड़ा सा ग्रेटर होगा, ठीक है ना, इज इट ओके। ये देखिए r2 जो है छोटा हो गया, r2 छोटा हो गया क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस की अगर हम बात करेंगे पोल्स पे, रेडियस क्या है, छोटा है, तो छोटा हो गया तो क्या जी पोल्स पे बड़ा हो गया, और इक्वेटर पे क्या हो गया आपका, जी कम हो गया, ठीक है ना, इज इट ओके, ये याद रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से कंप्लीटली बाहर निकलना है तो उस ऑब्जेक्ट को आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल पाए, इसे हम इसके वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। मास का, मास एंड वेट की बात करेंगे तो मास मतलब मास की अगर हम बात करेंगे, मास है, सॉरी, मास एंड वेट की बात करेंगे तो ये मास है आपका, मास का सिंपल मतलब होता है m, ठीक है ना। अगर वेट की बात करेंगे तो वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है mg, ठीक है ना, mg होता है। तो ये देखिए मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। वही अगर वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इज इट ओके। मास हमेशा, मास विल रिमेन सेम, मास विल रिमेन सेम ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। लेकिन वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट क्या होगा, वेट एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, है कि नहीं, इज इट ओके। क्या है, जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर, ठीक है ना। मास की अगर हम बात करेंगे, मास जो इट विल रिमेन सेम ऑन ईच एंड एवरी प्लेनेट, मास जो है विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम ऑन ईच एंड एवरी प्लेनेट। लेकिन वेट क्या होगा, वेट विल वेरी, वेट विल वेरी, ठीक है ना, वेट विल वेरी, इज इट ओके। सपोज याद रखिएगा मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी ऑन मून, तो सिंपली में लिखते हैं हम लोग जी मून्स इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ जी अर्थ, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है वो कितना होगा, 1/6 ऑफ अर्थ है। अगर मान के चलिए कि अर्थ पे किसी चीज़ का वेट अगर 60 kg है तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे उसका हो जाएगा 60/6, कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा वेट, ठीक है ना, 10 न्यूटन हो जाएगा, मीन टू से कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए, इज इट ओके, क्लियर। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग समझ लेते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, सो चलिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, इलास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट टेंड्स टू रिगेन इट ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्लीटली, इसको परफेक्टली इलास्टिक। देखिए इलास्टिसिटी करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर आप एक डिफॉर्मिंग फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, आप उस डिफॉर्मिंग फोर्सेज को जब आप रिमूव कीजिएगा तो बॉडी जो है आपका ओरिजिनल शेप ले लेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। जैसे रबर को अगर आप खींच रहे हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, रबर एज इट इज़ आपका ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब, सपोज आपके हाथ में पेन है, एक पेन आप लोग जो नॉर्मल पेन का इस्तेमाल करते हैं, उस पेन को आप थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश कीजिए, जब हल्का सा बेंड कीजिएगा फिर उसको वापस छोड़ दीजिए, पेन क्या आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर आप पेन को बेंड करने की कोशिश करें, पेन क्या हो जाएगा, परमानेंटली बेंड हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है ना। इज इट ओके, इज इट ओके। देखिए एप्लीकेशंस क्या होता है कि ब्रिजेस की बात करेंगे, ब्रिजेस भी जो होते हैं ना वो आपकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ब्रिजेस पे क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट लोड तो एक्ट नहीं करते, कभी का लोड वेरिएबल हो जाता है, इसलिए क्या होता है उसमें भी थोड़ा सा जो है इलास्टिसिटी रहता है। स्ट्रेस क्या होता है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए मैटर टू चेंज इट्स शेप और साइज एंड इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट इज प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन इन एवरी सेक्शन, ऑन एवरी सेक्शन दिस फोर्स ट्राइज टू रिज्यूम द नॉर्म। देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका बॉडी है, ठीक है ना, ये आपका बॉडी है, आप जो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये एक आप फोर्स अप्लाई किया आपने, फोर्स अप्लाई किया आपने, ठीक है ना, ये आपका अंदर चला गया, सपोज एक फोर्स आपने काफ़ी यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका जो है, लेट मी शो यू, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंसेप्ट को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, चलिए सपोज मान के चलिए कि आपका बॉडी है एक, ओके, आपने यहाँ पे जो है एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई किया, इसके कारण से फोर्स अप्लाई किया, अब ये जो है एक आपका थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो गया बॉडी, ये आपका बैंड हो गया बॉडी, समझेंगे इस चीज़ को, ये आपका क्या हो गया, बॉडी यहाँ पे बैंड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आपका जो है, यहाँ पे एक आपका अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कोशिश करेगा अब बॉडी को वापस अपना पोजीशन गेन करने में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेस करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेस कहेंगे। इसकी ये क्या करेगा, बॉडी को वापस अपना पोजीशन को लेके आने में मदद करेगा, ठीक है ना। ओके, स्ट्रेस। अब स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो कि ये जो चेंज इन शेप जो हुआ है ना, चेंज इन, तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन configuration upon original configuration, तो इससे क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, किसी प्रकार का नो यूनिट्स होता है, किसी प्रकार के यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कहते हैं। इज इट ओके, क्लियर है। ओके, चलिए, सो अब हम हुक्स लॉ की बात करते हैं, हुक्स लॉ क्या कहता है, ठीक है ना।
तो इलास्टिक लिमिट के अंदर में याद रखिएगा, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज up to which if deforming forces are removed the body regains its original form completely, and beyond which if deforming forces are increased the body loses its property of elastic get permanently deformed। देखिए इसको यहाँ पे कर्व है, इस कर्व को थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए ये कर्व है, ठीक है ना, इस कर्व को समझते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग जो देख रही है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये आपका क्या है, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका बॉडी जो इलास्टिसिटी शो करेगा, इलास्टिक बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये हम बात करेंगे तो ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो कांस्टेंट आएगा उसे हम लोग ई से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक पेन है, ये आपके पास एक पेन है जो 2-3 रुपये वाला जो पेन जो आता है, प्लास्टिक वाला पेन, ये आपके पास पेन है, ठीक है ना। पेन, इस पेन को आपने हल्का से बेंड किया। देखिए इस पेन को आपने हल्का से बेंड किया, हल्का सा अपने पेन को बेंड किया, ओके, हल्का से बेंड किया। तो ये अभी जो पेन जो बेंड हुआ, ये पेन जो बेंड हुआ किसके अंदर में है, ये आपका जो हुआ है ये आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर में है। किसके अंदर में है, इलास्टिक लिमिट के अंदर में है, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट के अंदर में मतलब ये आपका हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पेन को छोड़ दीजिएगा, पेन आपका वापस जो है किस में चला जाएगा, वो ओरिजिनल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पेन किस लिमिट में, आपका इलास्टिक लिमिट पे है। उसके बाद आपने क्या किया, पेन को बेंड किया, ऐसे करके और बेंड किया पेन को, ठीक है ना। तो अभी ये जो है अपने जो पेन को बेंड किया, ये पेन जो है परमानेंटली बेंड हो गया। पेन क्या हो गया, परमानेंटली बेंड हो गया। अब वो सीधा नहीं होगा, परमानेंटली बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ, क्योंकि आपने जो है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब आप किस में आ गए, प्लास्टिक लिमिट में आ चुके। तो प्लास्टिक लिमिट में जाने का पेन जो है परमानेंटली बेंड हो गया। उसके बाद अगर आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और अगर आप यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और अगर फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं, पेन जो है टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन का फ्रैक्चर लिमिट आ जाएगा। इसी टोके आप अपना पेन को देखिएगा, हल्का से पेन को बेंड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर उसे छोड़ दीजिए कि आपको क्या हो जाएगा, पेन आपका वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। मतलब वो इलास्टिक लिमिट तक है, वो आपका हुक्स लॉ है। उसके बाद अगर और आपने फोर्स अप्लाई किया तो परमानेंटली बेंड हो जाएगा, मतलब आपका किसमें प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी बेसिस पे हम जो है मटेरियल को स्टडी करते हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं, देयर आर सम मटेरियल्स विच ब्रेक एज सून एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। उसे ब्रिटल कैसे, ग्लास की बात करेंगे, सिरामिक की बात करेंगे तो उनका आपका प्लास्टिक बिहेवियर होते ही नहीं है, ठीक है ना, वो आपके टूट जाते हैं। अब कुछ मटेरियल्स की बात करेंगे जिनका काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होता है, मतलब प्लास्टिसिटी काफ़ी अधिक रहती है। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो फ्रैक्चर पॉइंट जो रहते हैं काफ़ी बाद में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम जो है मटेरियल्स को हम लोग वायर में निकाल लेते हैं। जैसे अगर कॉपर वायर की बात करेंगे तो कॉपर से हम वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, उसकी प्लास्टिक रेंज काफ़ी अधिक है। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनकी भी प्लास्टिक रेंज काफ़ी अधिक रहते हैं, वो मेलिएबल रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर, लीड रहता है, दे आर मेलिएबल इन नेचर, इसलिए आप जो उससे ज्वेलरीज बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। देखिए प्रेशर अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, है ना, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। अब इस केस में देखिए, यहाँ हम एक हैंड से इंजेक्ट करने की कोशिश करें, हम इंजेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ अगर हम नीडल से कर पा रहे हैं तो ये आराम से जो है इंजेक्ट हो जा रहा है। रीजन भी अगर पहला केसेस में देखिएगा, यहाँ पे क्या है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया है। एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एरिया जो है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बड़ा चीज़ से इसको डिवाइड किया तो क्या होगा, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपका काफ़ी छोटा है, इसके कारण से प्रेशर आपका काफ़ी इंक्रीज होता है, जिसके कारण से नीडल आराम से पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है ना। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब होता है, याद रखेंगे,
थ्रस्ट का मतलब होता है एनी फ्लूइड अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी सबमर्ज्ड इन इट, दिस फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखिए अगर किसी भी फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, याद रखेंगे किसी भी अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं, देखिए ये क्या होता है, सपोज मान के चलिए ये सपोज इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। तो आपको पता है ना, जब पानी के अंदर कोई इंसान है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसका वजन काफ़ी कम होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देखिए, सपोज इसके अंदर एक ये बॉक्स है सपोज, तो बॉक्स का वजन क्या है, इसका वेट क्या है, वेट इक्वल्स टू mg है। लेकिन पानी में सबमर्ज्ड है, तो पानी में सबमर्ज्ड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। क्या कहता है? अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इस अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो अब यहाँ पे टोटल, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ द बॉडी की बात करेंगे, तो वेट क्या होगा, यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर की बात करेंगे, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर की बात करेंगे तो क्या है एक्चुअल नेट वेट क्या होगा? नेट वेट की अगर हम बात करेंगे, नेट वेट क्या है? W माइनस टी हो गया, यही नेट वेट है, तो mg माइनस टी। तो देखिए इसी कारण से जो है पानी के अंदर जो है वजन कम हो जाता है। वजन क्यों कम हो जाता है? वजन कम क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ अपवर्ड फोर्स। ठीक है, इज इट ओके? चलिए उसके देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, कैमल जो होता है वो आराम से जो है आराम से सैंड पे रन कर लेता है। रीजन मीन व्हाट? रीजन ये है कि कैमल का फीट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। कैमल का फीट काफ़ी बड़ा होता है, तो कैमल की देखिए फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ऑफ द फीट आपका काफ़ी बड़ा है। इससे कारण से प्रेशर आपका काफ़ी कम होता है, इसलिए वो आराम से वॉक कर लेते हैं। लेकिन हमारी बात करेंगे, हमारा एरिया काफ़ी छोटा है, इसलिए हम जो है सैंड पे वॉक नहीं कर पाते हैं। उसी तरीक़े से अगर हम बात करेंगे, ट्रैक्टर जो है आराम से जो है इरीगेटेड लैंड पे जो है आराम से वो ट्रेवल कर लेते हैं। रीजन में वो ट्रैक्टर के टायर जो होते हैं काफ़ी मोटे रहते हैं, जिससे क्या होगा, प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए सरफेस टेंशन की बात करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, याद रखिएगा, सरफेस टेंशन इज द सरफेस, याद रखिएगा, सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। इसे कान से जो है इट एक्वायर्स द लीस्ट पॉसिबल। याद रखिएगा, जो रेन ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, रेन ड्रॉप जो होता है, रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है ना, इज इट ओके? कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, एडेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर। एडेसिव फोर्सेस का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी, कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है ना, आपने देखा होगा। अभी हम लोग गाँव में चले जाए तो गाँव में क्या होता है? ललटेम होता है। ललटेम में क्या होता है? यहाँ पे केरोसिन होता है, यहाँ पे केरोसिन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? फीता लगा होता है, और उसके बाद यहाँ पे लोग फायर बर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो केरोसिन जो इसमें ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है ना। यहाँ तक क्या, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की भी अगर हम बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि ये लीव्स होता है। ठीक है ना, लीव्स होता है। लीव्स में आपको वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं, रूट से क्या जाते हैं? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? कौन सा? जाइलम लेके जाता है। कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाते हैं। किस प्रकार से लेके जाते हैं? बाय कैपिलरिटी एक्शन, बाय कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू लेके जाता है। ठीक है, चलिए पास्कल्स लो क्या कहते हैं? देखिए पास्कल्स लो क्या कहता है? द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन ए कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने प्रेशर P1 अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर आपका P2 डेवलप होगा, प्रेशर P2 डेवलप होगा। पास्कल्स लॉ के अनुसार जो है दोनों प्रेशर आपका बराबर है, दोनों प्रेशर आपका बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर P1 इक्वल टू प्रेशर P2। प्रेशर P1 का फोर्स क्या है? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया A1। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स F2 इक्वल टू एरिया A2। अगर देखिए फोर्स अगर आप F2 कैलकुलेट कीजिएगा तो F2 क्या होगा? F1 A1 इंटू A2 एरिया। एरिया A2 क्या है? काफ़ी बड़ा है, एरिया A2 काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको जो है
फोर्स काफ़ी बड़ा मिलेगा, फोर्स आपको काफ़ी अधिक मिलेगा, है ना। जैसे अगर देखिए इसका अगर हम पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ की अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए जो हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या होता है, डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है। डिस्क ब्रेक की अगर हम बात करेंगे तो डिस्क ब्रेक में जो अगर देखा होगा आपने, डिस्क ब्रेक एक छोटा सा बॉक्स होता है, यहाँ पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं, हाइड्रोलिक पाइप जो होते हैं आपके चक्का को जाके रोक देते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिक पाइप से, तो ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का आपका जो है पास्कल्स लॉ पे काम करते हैं। यहाँ तक कि हाइड्रोलिक जैक की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक जैक की अगर हम बात करें, जिससे आप लोग गाड़ी वगैरह लिफ्ट करते हैं, वो भी आपका पास्कल्स लॉ पे काम करता है, ठीक है। चलिए ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट विच इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा था, देखिए यहाँ देखिए, अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था, एक एग्जांपल देखा था, अगर याद है आपको, सपोज ये आपका ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बॉक्स था, इसका वेट क्या है, इसका वेट W था, आपको याद है। और क्योंकि ये आपका पानी में सबमर्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा जिसको T से, तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर क्या होगा, एपरेंट वेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं। एपरेंट वेट किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, W माइनस T, तो W तो आपने कैलकुलेट कर लिया mg से, अपवर्ड थ्रस्ट दोस्तों किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन फ्लूइड एक्सपेरियंस अपवर्ड थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है। सपोज आपने इस बॉक्स को पुट किया तो पानी का लेवल ये था, पहले पानी का लेवल पहले ये था, अब पानी का लेवल बढ़ के ये हो गया। ये जो आपका जो पानी का लेवल बढ़ा है, ये जो पानी का लेवल आपने जो बढ़ा है, इसको हम लोग, ये क्या होगा आपका, इट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना। और ये इक्वल टू क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है ना। ये आपका थ्रस्ट, आर गेटिंग माय पॉइंट, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको कपड़ा धोना है, ठीक है ना, या कोई मान लीजिए बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें आप कुछ भी डालते हैं तो पानी का लेवल जो बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर लेवल से, जो पानी का लेवल जो बढ़ा है उसका वेट अगर कैलकुलेट कीजिएगा, विल गेट द थ्रस्ट। इज इट ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद रखिएगा। जो सबमेरीन्स वगैरह जो होते हैं, सबमेरीन्स वगैरह जो होते हैं, सबमेरीन्स की अगर हम बात करेंगे, सबमेरीन जो होते हैं, इट वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस दिए हुए, देखिए जो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायन फोर्स कहते हैं। यही आपका बायन फोर्स जो ये आपका क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट है। क्या है आपका, अपवर्ड थ्रस्ट है, ठीक है। तो बायन फोर्स इक्वल्स टू वेट होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोर्स इन स्टेशनरी। बायन फोर्स ग्रेटर देन वेट होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स अप। बायन फोर्स लेस देन वेट होगा तो क्या, ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, वर्च्यू ऑफ इट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, ठीक है ना, विस्कोसिटी। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी बोथ लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज होता है। अगर आपके एग्जांपल में अगर दिया जाएगा कि हनी है, मिल्क है, वाटर है, हनी है, सपोज हनी है, मिल्क है, वाटर है, इसमें सबसे ज़्यादा विस्कस कौन होगा, हनी होगा, हनी सबसे अधिक विस्कस है, फिर कौन है, मिल्क है, फिर आपका क्या है, वाटर है, ठीक है ना। इज इट ओके। चलिए बर्नौली प्रिंसिपल जो है, इसका एप्लीकेशन से पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट। बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड कंप्राइजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिवेशन, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, देखिए तीनों एनर्जी जो है, प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बर्नौली प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बर्नौली प्रिंसिपल का एसेंस को समझना है, तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है आपका रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। तो ये थ्योरम ये कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या स्लो स्पीड है, स्पीड कम है तो हाई प्रेशर रहेगा, स्पीड ज़्यादा है तो लो प्रेशर रहेगा। ये जो आपका एरोडायनामिक ब्लेड्स, जो आपके विंग्स जो होते हैं, एरोप्लेन में जो विंग्स वगैरह होते हैं, इसकी डिज़ाइन इसी प्रकार से होती है ताकि यहाँ पे क्या हो, हाई प्रेशर हो और यहाँ पे क्या हो,
लो प्रेशर हो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कारण क्या होगा, इसको लिफ्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो याद रखिएगा जो एरोप्लेन के विंग्स वगैरह जो होते इट वर्क्स ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। इज इट ओके? सो थैंक्स लॉट एवरीवन। सो दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। एक और आपका पार्ट 2 आएगा जहाँ पे हम जो है कंप्लीट फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू।